ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग मार्ग पर डट जा, पर उपकार में हम निज जीवन जीवन सफल बना जाने वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाने हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक आप हैं वो है बिछुड़े भूले भटके उनको तारे उतर जाए वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए चल देश धर्म पाप झूठ अन्याय दिन दूर कर जीवन हो शुद्ध सरल तुझ प्रेम तुम्हारस बरसाने वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए निज मान मर्यादा रहे अभिमान रहे जिस देव भूमि जन्म लिया पर हो जाए वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए पर सेवा पर उपकार निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित है जो समवायी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित हैं जो हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कविता चोपड़ा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में लीजा लुलिया जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा भारद्वाज जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अन्नपूर्णा कुमारी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है जो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बीथिका गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दक्षिका परमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दीपा मदान जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित है जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शीतल बासुप्रिया उपस्थित हैं जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शिवशंकर ठाकुर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुरजीत कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विष्णु शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता जी उपस्थित है जो सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अगर ज्वाइन कर चुके हैं और उनका नाम छूट गया है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं जिनकी वजह से संस्थान को यह दर्जा प्राप्त हुआ है। संस्थान का एक मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन।
उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको नहीं मिलेगा, आपके इष्ट मित्र बंधु बांधवों पास पड़ोस को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगले संडे को हमारे बीच में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी एक क्लास होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग चिकित्सा विधा में हैं और हम लोग अगर स्ट्रेस को मैनेज कर लें तो शारीरिक और मानसिक दोनों के रोगों का एक प्रकार से इलाज ही होगा। तो उसका भी एक हम लोग का क्लास 1 घंटे का क्लास होगा। वो सुप्रिया अडेपल्ली जी उसको लेंगी। अभी हमने इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, हम इंफॉर्मेशन उसको पोस्ट करेंगे। तो पुनः अनिता जैन जी का स्वागत है और हम लोग आज टाइमिंग पर चर्चा करेंगे। तो जो ट्रीटाइज 7 है, ये कोई और करने लगा प्रेजेंटिंग बोल दीजिए। शिवशंकर ठाकुर जी आपने प्रेजेंट करना शुरू किया है, आप उसको प्रेजेंट मत करिए क्योंकि फिर हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई क्लास ही नहीं चल पाएगा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, वो फिर खत्म हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी। शिवशंकर जी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने शायद प्रेजेंट करना शुरू किया है, विड्रॉ कर लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो जो कोई बीच में कर देता है तो उसमें जो है प्रॉब्लम आ जाती है गलती से हो गया। उनको। कैसे खत्म? उसमें शिवशंकर ठाकुर जी का वो जो है उसमें प्रेजेंटेशन बन गया। आप लोग अपने आप से कोई प्रेजेंट मत करिएगा। शुरू कर दीजिए। आपको क्या करना चाहिए? आपको शेयर करिए। क्या करना है आपको शेयर? जैसे बात जी सर, अभी तो कुछ नहीं आ रहा सर, कुछ आ तो रहा है स्क्रीन शेयर पर। हाँ सर, अब आ गया सर। सर शुरू करें? जी। ठीक है। प्रणाम सभी गुरुओं को। मैं आज 5 एलिमेंट पर कुछ चर्चा करूंगी और ये टीसीएम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत ध्यान से देखिए और इस पे थोड़ा गौर करिए। और ये डायग्नोसिस में और आगे सभी चीजों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पुरातन काल में 3 सभ्यताओं को ने प्रगति की थी। इसमें भारत की, मिस्र की और चीन की सभ्यता शामिल है। तो इन 3 सभ्यताओं ने अपने अपने मत दिए, उनके दार्शनिकों ने अपने अपने मत दिए। तो भारत की सभ्यता में माना कि शरीर की में 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और वो 5 तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व मिलकर शरीर को चलाते हैं। ये पांचों तत्व प्राण मिलकर शरीर को चलाते हैं। प्राण एवं 5 तत्वों का निरंतर 7 चक्र करते हैं। इन 7 चक्रों को साध कर भौतिक व आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करते थे। जो वहां मतलब ये भारत की सभ्यता का मानना है। अब चीन की सभ्यता है, ये भी 5 तत्वों से मिलकर के बनाए शरीर, ये इनके दार्शनिक भी यही मानते हैं। उसमें बस थोड़ा सा चेंज है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, काष्ठ व धातु, वो इन 5 तत्वों को मिलकर जैव ऊर्जा, जहां इंडिया में अपन उसको प्राण बोलते हैं, वहां पर उसको ऊर्जा बोलते हैं। उसको इंग्लिश में की बोलते हैं। तो ये सब मिलकर, ये पांचों तत्व मिलकर के शरीर की ऊर्जा को चलाते हैं। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, इन और यांग। ये चाइनीज दार्शनिकों का कहना है। ये शरीर में मेटाफिजिकल प्राण प्रवाह पथों के माध्यम से निरंतर निश्चित मार्गों में बहती है, जिसको अपन मेरिडियन बोलते हैं। तो उस तरह से प्रवाह पथ है को बताया है इसमें कि प्रवाह पथ जो है वो उन पर बहती है। शरीर में 5
शरीर में इन 5 तत्वों का एवं की का संतुलन फिजिकल व मेटाफिजिकल रोगों को ठीक करता है। इन 5 तत्वों से मिलकर फिजिकल व मेटाफिजिकल रोगों को ठीक किया जा सकता है। शरीर में 5 तत्वों एवं की का संतुलन। सर बहुत आवाज आ रही है सर। हो रहा है। विष्णु जी प्लीज आप बंद कर लीजिए माइक। शरीर में इन 5 तत्वों की का संतुलन बहुत निश्चित नियमों के अनुसार किया जाता है। इन नियमों को लॉ ऑफ एक्यूपंक्चर या लॉ ऑफ 5 एलिमेंट कहते हैं। प्रत्येक एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट को इन लॉ की गहन जानकारियां होनी चाहिए। जैसा अभी शुरू में बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अगर अपन देखते हैं कहाँ बढ़ रही है कहाँ कम हो रही है, इन सब चीजों के बारे में अभी बताएंगे। और इन सब चीजों को अगर हम देखें और गौर से हम समझें तो ये हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो जिसको हमें करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। मिस्र की सभ्यता। अब ये मिस्र की सभ्यता है, अभी 2 सभ्यता के बारे में हम बात कर चुके हैं। तीसरी है मिस्र की सभ्यता जो पिरामिड को बहुत महत्व देती है। इस पिरामिड के आकार के घर में रहने से रोग आश्चर्य रूप से ठीक हो जाते हैं। पुरातन मिस्र में डेड बॉडीज को पिरामिड के नीचे रखकर सड़ने से बचाते थे, इसे मम्मी कहते थे। तो इसमें कुछ इस तरह की टेक्निक्स होती हैं जो हॉट कोल्ड ड्राई वेट को मेंटेन करते हुए रहती हैं। तो इसमें अपने जो भी पेशेंट्स इसमें अगर रह रहे हैं तो उनकी ये सारी ऊर्जा बैलेंस होती थी और वो ठीक हो जाते थे। मिस्र में माना जाता है कि प्राकृतिक फिनोमिनन के 4 मुख्य गुण होते हैं। उन्होंने 4 को ही माना है, हॉट कोल्ड और ड्राई और वेट। अब हॉट और कोल्ड में भी उन्होंने एक डिफरेंट तरीके से उसको बताया कि हॉट ड्राई होगा या हॉट वेट होगा, कोल्ड वेट होगा या कोल्ड ड्राई होगा। इस तरह से उसको डिफरेंशिएट करते हुए जो अपने यहाँ पर हॉट ड्राई को फायर एलिमेंट कहा गया है और हॉट वेट को एयर एलिमेंट कहा गया है, हॉट कोल्ड ड्राई को अर्थ एलिमेंट कहा गया है और कोल्ड वेट को वाटर एलिमेंट कहा गया। इस तरह से ये मिस्र के जो दार्शनिक थे उन्होंने इस चीज को इस तरह से माना और उस तरह से उन्होंने अपने जीवन में उस चीज के ट्रीटमेंट में उसको उपयोग किया। सॉरी, ऊपर हम देखते हैं कि कोल्ड ड्राई अर्थ एलिमेंट इसमें ड्राई को रिप्लेस कर वेट कर दे तो ये जल में परिवर्तित हो जाती है। वही इस तरह से बताया है जो चीनी दार्शनिकों ने बताया है, उस तरह से इसमें भी ये बताया कि कोल्ड वेट इज वाटर एलिमेंट। मौसम में परिवर्तन से हॉटनेस, कोल्डनेस, ड्राइनेस और वेटनेस बढ़ती घटती रहती है तथा शरीर में एलिमेंट के संयोजकों को परिवर्तन होता रहता है। जैसे अपने सीजन चेंज होते रहते हैं इस तरह से शरीर में भी ये सब चीजें चेंज होती रहती है कि कभी हॉटनेस, कभी ड्राइनेस और कभी कोल्डनेस। इस तरह से ये सब चीज सीजन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको नेचर से ही कनेक्ट किया गया है और नेचर में ये सारी चीजें होती रहती है। मिस्र में भी एक अलग 4 तत्व सिद्धांत के अनुसार इसको बताया गया है और उपचार में उसको यूज किया गया है। अब आते हैं चाइनीज 5 एलिमेंट थ्योरी। चाइनीज उपचारकों की निम्नलिखित बातें जाननी चाहिए कि इन यांग का थ्योरी का जन्म हुआ वहां पर। उसको इन यांग के, अगर हम इन यांग को जान जाएंगे तो हमको इन सब चीजों में भी जानने में बहुत मदद मिलेगी। देयर इज 3 tier कॉस्मोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इनको 3 कॉस्मोलॉजी स्ट्रक्चर में इनको डिवाइड किया गया है। हेवन जो आकाश है, बीच में इंसान है और नीचे अर्थ है। इस लॉ को मानते हुए उन्होंने फिर इसमें इसको सीजन में भी इनको डिवाइड किया, जो वेट, हॉट एंड ड्राई और
कोल्ड को अपन ने देखा, उसको वो सीजन में भी है अपने स्प्रिंग, वसंत सीजन, समर, हॉट एंड ऑटम एंड विंटर। इन चारों सीजन को उन जो अपनी एलिमेंट्स हैं उनको इससे कनेक्ट किया गया है। ह्यूमन बॉडी एंड द 3-tier cosmos in the made in the 5 element। जो अपनी कॉस्मोस में 5 एलिमेंट्स हैं उनको इस तरह से चाइनीज थ्योरी में वाटर, वुड, फायर, अर्थ और मेटल को दिखाया है। इसमें इन सब चीजों में ऑर्गन को किस तरह से कनेक्ट किया, ये भी इसमें अब हम देखेंगे। किडनी, इन एंड यूरिनरी ब्लैडर यांग। ये जो इन यांग का जो लॉ है उसमें ऑर्गन को इन और यांग में रखा गया है। तो जो किडनी, जो इन एलिमेंट्स हैं वो रेगुलर काम करते हैं, जो पूरे टाइम काम करते हैं उनको इन कैटेगरी में रखा गया, और यांग को जो जरूरत आने पे काम करते हैं उनको यांग कैटेगरी में रखा गया है। तो जैसे किडनी हमेशा काम करती है फिल्ट्रेशन का और उसका काम करती रहती है, और यूबी जो है वो जरूरत होने पे आने पे ही काम करता है, तो उसको यांग कैटेगरी में रखाया है, और ये वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड है। लीवर, इनकी जो एनर्जी है वो मतलब कोल्ड, किडनी को कोल्ड उसमें रखा गया है और ये वाटर एलिमेंट है। लीवर, इन एंड गॉल ब्लैडर यांग आर रिलेटेड टू वुड। ये वुड से रिलेटेड है, और लीवर इन है और गॉल ब्लैडर यांग है। लीवर पूरे टाइम काम करता है अपनी बॉडी में, और गॉल ब्लैडर जरूरत आने पर बाइल जूस का सिक्रेशन करता है और वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और उसमें वर्क करता है। हार्ट एंड पेरिकार्डियम इन है, जो हॉट एनर्जी में काम माने गए हैं। हार्ट और पेरिकार्डियम इन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रिपल वार्मर यांग में रखे गए हैं, जो फायर से रिलेटेड है। इनकी एनर्जी हॉट है और हॉटनेस है। स्प्लीन इन एंड स्टमक यांग, ये अर्थ से रिलेटेड है। स्प्लीन को इन में रखा गया है, स्टमक को यांग में। स्टमक जरूरत आने पर जब अपना खाना जब जाता है, जब उस चीज को उस तरह से वर्क करता है। लंग्स इन एंड लार्ज इंटेस्टाइन यांग, ये मेटल से रिलेटेड है। तो लंग्स अपने ऑक्सीजन को उसमें कन्वर्ट करके, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कन्वर्ट करके, और इस तरह से अपने इन जो लंग्स है वो अपने और ऑक्सीजन को इनहेल करके अपने बॉडी में पहुंचाता है ऑक्सीजन को। तो ये इन कैटेगरी में, और लार्ज इंटेस्टाइन जरूरत आने पर काम करती है, तो ये यांग में है, जो कि मेटल से रिलेटेड है। अब आता है इनकी क्वालिटीज क्या है, हम इनको कैसे पहचाने। तो हम इसकी एनर्जी को हम कैसे पहचाने कि कैसे जा रही है और कैसे आ रही है, किस ऑर्गन की कहाँ और एनर्जी जा रही है और कहाँ आ रही है। अपन इसको इस तरह से देखेंगे कि वाटर मोस्टेन डाउनवर्ड, जो वाटर की जो नेचर है वो नीचे की तरफ आने की है। तो जो वाटर एलिमेंट के वाटर को हम जानेंगे उसकी नेचर जो है वो नीचे आने की है, एंड फायर की जो है वो अपवर्ड जाने की है। तो जब भी हम लोग देखते हैं कि कभी एसिडिटी हो रही है या कुछ हो रही है, तो वो ऊपर की तरफ ही हमको फील होती है, कभी लोअर और उसमें हमको कभी फील नहीं होती, क्योंकि फायर की नेचर क्या है, अपवर्ड जाने की है। वुड कैन बी बेंड एंड स्ट्रेंथ। तो मतलब वुड में ये है कि वो झुकी हुई होती है और स्ट्रेंथ होती है, वुड में उसका ये गुण है उसके अंदर। मेटल कैन बी मोल्डेड एंड कैन बी हार्ड। मेटल मोल्ड भी हो सकता है पर वो हार्ड भी होता है। इसको हम आगे किस तरह से हम उसमें देखेंगे ट्रीटमेंट में, और किस तरह से उसको ऑर्गन से कनेक्ट करेंगे वो हम आगे देखेंगे इस चीज में। अर्थ परमिटेड सोइंग एंड ग्रोइंग एंड रीपिंग। अर्थ एक ऐसा एलिमेंट है जो जिसमें सब कुछ समा जाता है। हम जब भी देखते हैं कि आयुर्वेद में भी हम गुणों को देखते हैं, तो अर्थ में सारे गुण हैं उसमें, कि वो सोइंग, ग्रोइंग एंड रीपिंग, ये सारे काम होते हैं। मेटल भी इसमें मिलता है,
और जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं सारे अर्थ में हमको मिलते हैं। 5 टेस्टेस। अब टेस्ट से भी इनको कनेक्ट किया गया है क्योंकि ये हमें आगे डायग्नोसिस में बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो उसको हम देखेंगे कि ये टेस्ट से रिलेटेड है। तो जैसे इसमें बताया सॉल्टी जो है वाटर से रिलेटेड है सॉल्ट, एंड बिटर फायर से रिलेटेड है, खट्टा वुड से रिलेटेड है, एंड पेंजेंट जो तीखा टेस्ट है वो मेटल से रिलेटेड है, और अर्थ से रिलेटेड है स्वीट। इन पांचों को इस तरह से हर एलिमेंट के साथ जोड़ा है और उनके इस तरह के टेस्ट को हम देखेंगे आगे कि हम किस तरह से इनको इसमें ट्रीटमेंट में कनेक्ट करते हैं और किस तरह से ये हमें डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे। अब 5 मूवमेंट्स जो अभी हम देख चुके 5 मूवमेंट्स वही मूवमेंट्स है इसमें कि वाटर रिप्रेजेंट डाउनवर्ड, फायर रिप्रेजेंट अपवर्ड, वुड रिप्रेजेंट एक्सपेंशन एंड आउटवर्ड मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो हमको देखना होगा। वुड में है लीवर एंड गॉल ब्लैडर, तो लीवर की जो एनर्जी है वो एक्सपेंशन एंड आउटवर्ड बहुत मतलब फैलती भी है ये, और बाहर की तरफ भी जाती है, और ये हर डायरेक्शन में जाती है। ये आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ये आगे जब सब डायरेक्शन में जाती है तो इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं और किस किस ऑर्गन पे किस तरह के हमें इफेक्ट्स मिलेंगे। मेटल रिप्रेजेंटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड इन्वर्टेड मूवमेंट। मेटल में एक विस्तार है और एक आंतरिक मतलब मूवमेंट्स, इस तरह की मूवमेंट्स इसमें होते हैं। अर्थ रिप्रेजेंट नेचुरली एंड स्टेबिलिटी। अर्थ एक स्टेबिलिटी का है जो एक स्थिरता लाता है। अर्थ में इस तरह के इसमें मूवमेंट्स होते हैं और ये एक इसका गुण भी है। अब 4 सीजन्स हमने देखा, इसमें सीजन्स को किस तरह से जोड़ा गया है। वुड रिलेटेड टू स्प्रिंग सीजन एंड बर्थ, फायर रिलेटेड समर सीजन इन ग्रोथ, ये बर्थ से रिलेटेड इसको बताया है, और इसको ग्रोथ जो समर सीजन में ग्रोथ का उससे रिलेट किया गया है फायर को। मेटल रिलेटेड ऑटम सीजन इन हार्वेस्ट, ऑटम सीजन में जैसे कटाई और हार्वेस्टिंग होती है उस तरह से इसको देखा गया है। इसमें ऑर्गन्स को उस तरह से इसमें रखा गया है। वुड में लीवर एंड गॉल ब्लैडर को, और फायर में हार्ट, एसआई, पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर को शामिल किया गया है। इसमें इनको 3-3 महीने से इनको देखा है कि 3-3 महीने इस ऑर्गन के होते हैं। तो जो लीवर एंड गॉल ब्लैडर है उसमें फरवरी, मार्च, अप्रैल को रखा गया है। एंड फायर को समर सीजन में जो अपने चारों एलिमेंट्स है हॉट एंड हॉटनेस के, उनको मई, जून, जुलाई में रखा गया है। एंड मेटल रिलेटेड ऑटम सीजन इन हार्वेस्टिंग जो कटाई और उसकी होती है उनको हमको LU एंड LI में रखा गया है। एंड वाटर के लिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी को रखा गया है। इस तरह से इनके इस तरह की प्रॉब्लम जब हमें होगी तो हमें इन ऑर्गन्स को हमें देखना पड़ेगा जो सीजन के अकॉर्डिंग हो रही है। पर इसमें एक पॉइंट ये भी है, जो अर्थ एलिमेंट है उसके लिए ये रूल है इसमें कि जो ये तीनों जो सीजन अपने को बताए हैं ये सारी चीजें, उसमें ये हमें देखना पड़ेगा कि प्रत्येक माह के अंतिम 18 दिनों में अगर हमको कोई प्रॉब्लम हर महीने के हर जो सीजन के अकॉर्डिंग इसमें 3-3 महीने को दिया गया है, इनके जो लास्ट के 18 दिन है उनमें अगर हर जना कोई बीमार पड़ रहा है तो हमको स्टमक और स्प्लीन को देखना पड़ेगा और उन पर हमको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ये इस तरह से इसमें हमको ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस में बहुत हेल्प मिलेगी। अब ह्यूमन लाइफ को भी 4 कैटेगरी में रखा गया है: बचपन, किशोरावस्था, परिपक्वता एंड बुढ़ापा, और इनको भी इन एलिमेंट्स के साथ जोड़ा गया है। तो वुड को हमने जो एक चंचलता, विंड और एक जो मूवमेंट्स वाली जो बिल्कुल एक्स्ट्रा मूवमेंट वाली जो चीजें हैं वो हमें बचपन में देखने को मिलती हैं, तो उसको हमने बचपन में जो एक
बचपन वाली जो कैटेगरी है उसमें हमने इनको रखा है। फायर है वो यंग जवान जब बच्चा हो जाता है तो उसमें उसको फायर में रखा गया है। एंड अर्थ में एक स्टेबिलिटी आती है लाइफ में, एक अपने जॉब वगैरह जब करने लगते हैं बच्चे तो एक स्थिरता आने लगती है उनके जीवन में, तो लाइफ को उसमें अर्थ में रखा गया है। एंड मेटल एंड अर्थ ये 31 से 40 साल की जो अपनी एज होती है उसमें इसको मेटल में रखा गया है कि एक मेच्योरिटी होती है, एक स्थिरता आने लगती है उसके अंदर, एक मोल्डिंग भी होती है जिस तरह से मेटल की होती है। तो एक उस तरह से इंसान इतना समझदार हो जाता है कि सब चीज समझने लगता है और उसको इस तरह से इसमें काउंट किया गया है। वाटर सेटिस्फाइल थर्स्ट, और ये जो अपना लास्ट का जो उम्र होती है वो अपनी वाटर से रिलेटेड होती है, जो एक जनरली हमने देखा होगा कि इस एज में आकर के हमें किडनी से और इससे यूवी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उस उम्र को हमने कोल्डनेस की कैटेगरी में रखा गया है। अब अपना नेक्स्ट आता है 5 एलिमेंट चार्ट। हम इस 5 एलिमेंट चार्ट को देखेंगे कि इसमें दिखाया गया है कि इस चार्ट में बाहरी ब्रह्मांड को दिखाया गया है। पूरा जो अभी हमने पिछला पूरा पढ़ा है उससे भी इसमें कुछ बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में दिखाया है। आप इसको कभी बैठो तो गौर से जरूर देखना कि इसमें सारी चीजें दिखाई है कि एलिमेंट्स, ग्रह, राशियां, दिशा एंड ऋतु, जितने भी ये 18 जो अपने पॉइंट्स हैं सारे इसके अंदर बताए हैं कि किस किस तरह से वो हमको जीवन में आते हैं। और धीरे धीरे लघु ब्रह्मांड जो अपना शरीर है, लघु ब्रह्मांड से मतलब है अपने शरीर के लिए इसमें बताया है कि ये वहां तक जाकर के किन किन स्टेजेस में हमको ये देखने को जीवन में मिलता है। तो ये आप जब भी टाइम मिले तो इस चार्ट को आप जरूर देखिए। अब 5 एलिमेंट थ्योरी, अभी तक हमने 5 एलिमेंट के बारे में जान तो लिया पर इसकी थ्योरी क्या है ये अभी तक हमको नहीं पता लगा है। तो अब हम जानेंगे कि 5 एलिमेंट थ्योरी क्या होती है। सबसे पहले 5 एलिमेंट थ्योरी में क्रिएटिव साइकिल को लिया गया है। क्रिएटिव साइकिल में वुड, फायर, अर्थ और मेटल, इनके बारे में ही, पांचों एलिमेंट्स के बारे में ही बताया है कि सबसे पहले कहते हैं कि वुड का वुड का जन्म हुआ। वुड के बाद जब उनमें जंगलों में घर्षण हुआ, पेड़ों का जब पेड़ उगे हुए हैं उनमें घर्षण हुआ और अग्नि पैदा हुई तो उसको हमने फायर में मान लिया, मतलब वुड से फायर का जन्म हुआ। नेक्स्ट आया फायर से अर्थ का जन्म हुआ। कैसे कि फायर जब आग लगी और जब पेड़ पौधे सभी जल गए, सब राख बन गई, तो राख बनने के बाद जो एक राख थी वो जमीन पर धीरे 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 जमने लगी तो उससे अर्थ का जन्म हुआ। अब अर्थ में सभी चीजें होती हैं, मेटल, लोहा भी होता है, सारे जितने भी अपने मेटल हैं सभी इसमें होते हैं, तो ये मेटल का जन्म हुआ। अर्थ से जब मेटल का जन्म हुआ तो उसके बाद वाटर का, क्योंकि जब हम मेटल को पिघलाते हैं तो वो वाटर बन जाता है, पतला हो जाता है। सेम इसी तरह से ये पूरी साइकिल हमको देखेंगे कि इसमें इस तरह से पूरी साइकिल चलती है। अब इसमें रिलेशन ये देख रहे हैं हम लोग की कि जिससे जिस ऑर्गन का नेक्स्ट का ऑर्गन का जन्म हुआ तो वो उसकी मदर है और दूसरा उसका सन है। तो इस तरह से इन्होंने अपने डायग्नोसिस में हमको ये हेल्पफुल बहुत रहा है हमारे मतलब आगे के लिए डायग्नोसिस में, कि मेटल को देखेंगे, मतलब हर ऑर्गन को देखेंगे कि मदर और चाइल्ड का जो एक रिलेशन है वो इसमें हमको देखने को मिलेगा। तो जैसे वुड मदर है तो फायर उसका सन हो गया, फिर फायर से जब अर्थ का जन्म हुआ तो फायर मदर हो गई और अर्थ सन हो गया। फिर अर्थ से मेटल का जन्म हुआ तो अर्थ मदर हो गई और मेटल सन हुआ, और जब मेटल से वाटर का जन्म हुआ तो मेटल मदर हो गई और वाटर सन हुआ। सेम इसके बाद वाटर से फिर पेड़ पौधों का जन्म हुआ,
तो जो वाटर एलिमेंट्स हैं वो वुड वाले एलिमेंट्स के मदर हो गए और वो सन हो गए। ये इस तरह से क्रिएशन साइकिल इसको कहते हैं। ये एक दूसरे से सब क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए इसको क्रिएशन साइकिल कहा गया। अब इनको क्रिएशन कह तो दिया, पर कैसे इनको कनेक्ट करें, ये सब चीजें हमें देखेंगे। द लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट। लीवर वुड एलिमेंट का ऑर्गन है और मदर ऑफ हार्ट, हार्ट की मदर है। तो लीवर स्टोर ब्लड, blood is needed to house of mind. If liver blood is deficient, the heart is suffered. तो जब लीवर में जब ब्लड आता है और हार्ट को भेजता है, और अगर लीवर डेफिशिएंट है, लीवर वीक है, या लीवर ने अपना पूरा ब्लड उसको नहीं भेजा, तो लीवर सफर करने लग जाता है, सॉरी हार्ट सफर करने लग जाता है। और हार्ट लीवर डेफिशिएंट है तो हार्ट सफर करने लगेगा। जैसे मदर अगर बीमार है या कुछ है तो बच्चे सफर करते हैं अपने एक्चुअल लाइफ में भी। तो इसमें भी यही बताया है कि जैसे लीवर अगर डेफिशिएंट है, किसी रीजन से कमजोर है, वीक है, और ब्लड में स्टोर प्रॉपर नहीं आ पा रहा, ब्लड हार्ट को नहीं दे पा रहा है प्रॉपरली, तो हार्ट सफर करने लग जाता है। वो उसका सन है। क्या सर? अनुपमा मैडम, जी सर। देखो ये वाला कंसेप्ट जो है ये चाइनीज कंसेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ये चाइनीज कंसेप्ट है, लीवर स्टोर ब्लड। ऐसा उसको रिलेट मत करने लगिएगा मॉडर्न साइंस से। मॉडर्न साइंस में इस तरह ये कंसेप्ट नहीं होगा, लेकिन चाइनीज कंसेप्ट था कि लीवर स्टोरेज है, ब्लड का स्टोरेज जो है, स्टोर हाउस है, तो लीवर स्टोर करता है ब्लड को। और इसलिए हम लोग जब कभी आगे चल के आप लोग ट्रीटमेंट जब कभी करेंगे, तो जब कभी ब्लड की डिफिशियंसी का पॉइंट होगा तो नॉर्मली लीवर की ब्लड डिफिशियंसी का पॉइंट होता है। इस कारण से मॉडर्न साइंस से मत जोड़िए कि लीवर का काम दूसरा है, लेकिन लीवर के उन कामों के अलावा हम लोग चूंकि थेरेपी बीएचबी के साथ साथ चाइनीज पढ़ रहे हैं, और चाइनीज हमारी मेन थेरी है, इसलिए इसमें लीवर को स्टोरेज कहा गया है। स्टोरेज और भी मिलेंगे, तो लेकिन हम लोग लीवर को ब्लड का स्टोरेज बोलेंगे। और चूंकि लीवर जो है, अभी आप देखिए ऊपर चार्ट में, लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट, तो वहां पर हार्ट की मदर है। तो अगर लीवर में भी, स्पेशली वहां लीवर क्रिएट कर रहा है ना हार्ट को, अगर लीवर में भी ब्लड कम हुआ तो लीवर आगे सप्लाई कैसे कर पाएगा अपने बच्चे को? अगर सप्लाई नहीं कर पाएगा तो हार्ट डिफिशिएंट हो जाएगा, ये उसका अर्थ है। तो हम लोग जो इसके पैरामीटर्स या इसके जो सिद्धांत है, ये चाइनीज कंसेप्ट में आप लोग रखेंगे, किसी और में नहीं। ठीक ठीक है। अब नेक्स्ट को देखेंगे कि द हार्ट इज द मदर ऑफ स्प्लीन। हार्ट मदर की मतलब हार्ट मदर है यहाँ पर, और स्प्लीन उसका सन है। द हार्ट सर्कुलेट द ब्लड एंड हेल्प द स्प्लीन फंक्शन इन द ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्म ऑफ ब्लड। तो जब हार्ट पंप करता है और स्प्लीन को भेजता है, तो स्प्लीन के फंक्शंस में इंप्रूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन, फूड की बनाना, और वो सारा जो वर्क है स्प्लीन का, वो सारा वो कुशलता से अच्छे से कर पाती है। अगर हार्ट प्रॉपर सर्कुलेट नहीं होगा करेगा ब्लड को, तो स्प्लीन, जैसे मान लो हार्ट वीक हुआ तो स्प्लीन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। ये पूरा एक कनेक्टेड है, जो एक दूसरे की क्रिएशन साइकिल को हम देखें तो वो यहाँ पर इस तरह से इसको दिखाया गया है। द स्प्लीन इज द मदर ऑफ लंग्स। अब स्प्लीन लंग्स की मदर है, तो यहाँ पे हम देखेंगे स्प्लीन भोजन से फूड की बनाती है और फूड की को लंग्स को भेजती है। लंग्स उसमें शुद्ध वायु मिलाकर एक गैदरिंग की का निर्माण करेंगे। अगर स्प्लीन प्रॉपर नहीं करेगी ये काम अपना, तो और वो फूड की को लंग्स को नहीं भेज पाएगी, तो लंग्स गैदरिंग की नहीं बना पाएंगे प्रॉपरली, और हमको लगेगा कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है और इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सारी चीजें अगर होती है तो हमें स्प्लीन को भी देखना चाहिए कि स्प्लीन में तो कहीं दिक्कत नहीं है। अगर स्प्लीन में प्रॉब्लम है तो स्प्लीन का ट्रीटमेंट करेंगे तो लंग्स का ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली होगा और वो गैदरिंग की प्रॉपर बना पाएगा। लंग्स आर द मदर ऑफ द किडनी। हमने देखा था कि मेटल जो है वाटर की मदर है,
तो इसमें दिखाया है मदर लंग्स की गोज डाउन द मीट द किडनी। जो लंग्स, जब हमने हमारे जो लंग्स की जो ऊर्जा है वो जब नीचे की तरफ जाती है और किडनी से मिलती है, तो लंग्स ऑल द डायरेक्टेड और द बॉडी फ्लूइड डाउन द किडनी एंड लंग्स और द, सर इसको किस तरह से दिखाएंगे सर? इसको लंग्स की ऊर्जा नीचे की तरफ जा रही है और किडनी से मिल रही है उसको। हाँ, किडनी से मिलेगी और उसमें क्या करते हैं, बॉडी फ्लूइड, लंग्स जो है दोनों काम करेगी। बॉडी फ्लूइड जो होंगे, शरीर के जो तरल होंगे वो भी लंग्स उसको करेगी और किडनी से मिलेगी। और किडनी देखिए जल का नियंत्रक है। अगर जल और किडनी की ऊर्जा है, किडनी की ऊर्जा और लंग्स की ऊर्जा अगर दोनों में साम्य नहीं होगा तो वर्चुअली जो है लंग्स और किडनी दोनों फंक्शन ठीक से नहीं हो पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि लंग्स की, जब तक लंग्स की एनर्जी नहीं मिल, क्योंकि किडनी को भी एनर्जी चाहिए, लेकिन ये लंग्स की एनर्जी जो पहली गैदरिंग की बनाई हुई है वो जाती है और पूरे शरीर में छितराता है वो लंग्स। तो वो छितरा के बाद नीचे भी जाती है और दोनों मिलती है और दोनों आपको बैलेंस करती है। किसका? वाटर का बैलेंस करती है। एज वेल एज उधर हार्ट भी है लंग्स के बगल में, और हार्ट और दोनों मिलकर के आपके ऊष्मा तत्व का नियंत्रण करते हैं, क्योंकि नीचे ऊपर ऊष्मा और नीचे आपका किडनी, यानी जल और तत्व दोनों मिलकर लंग्स और हार्ट दोनों मिलकर के आपके शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं, एज वेल एज आपके शरीर के जल का नियंत्रण करते हैं। इसलिए लंग्स को कहा गया है कि मदर ऑफ किडनी है। अगर ये लंग्स की न जाए नीचे, मान लीजिए, तो ये लंग्स का जो है क्या किडनी को मिलेगी नहीं। तो ये जो अगर बाय द वे किडनी भी कमजोर हो जाए तो लंग्स की नीचे जाएगी और किडनी उसको रोक नहीं पाएगी। थोड़ा रोकना काम, क्योंकि लंग किडनी लेगी और उसको आगे यूपी को भी ट्रांसफर करेगी, सो दैट कि उसमें आपको जल तत्व का निष्कासन हो जिसको चाहिए बाहर। तो उस वैसी दशा में आपको लंग्स में भी प्रॉब्लम आ जाएगी और क्या होगा, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक। और किडनी सांस लेने में हेल्पफुल होती है, तो सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी इस तरह से। ये चाइनीज थ्योरी के अकॉर्डिंग कहना है इसे। द किडनी आर द मदर ऑफ लीवर। किडनी इन निरंतर लीवर ब्लड को पोषण करती है। तो किडनी इन जो है नरिशमेंट लीवर को देती है और वो पोषण प्रदान करता है। ये हमारी कंट्रोलिंग साइकिल, क्रिएटिंग साइकिल के अकॉर्डिंगली अभी हमने देखा। अब इसमें दूसरी किडनी इन जो है, एक सेकंड, किडनी इन केवल लीवर ब्लड को ही नहीं देती है, किडनी इन सबको देती है, स्प्लीन को छोड़कर सबको देती है, सबको किडनी की इन मिलती है। लेकिन चूंकि किडनी जो है सीधे पहले लीवर को देगी ताकि लीवर ब्लड फंक्शन करे। हम लोग मानते हैं कि ब्लड जो है इन टाइप है, इट इज नॉट इन बट इट इन टाइप है। आपको करमवीर सर अपना माइक बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत। खुला हुआ है। तो किडनी इन जो है केवल लीवर को नहीं देगी बल्कि सभी को देती है। लेकिन लीवर ब्लड, चूंकि ब्लड का सर्कुलेशन चाहिए, ब्लड केवल पोषण तत्व ही नहीं, पोषण तत्व करता है, प्लस ब्लड जो है आपको ऊष्मा प्रदान करता है। तो किडनी इन क्योंकि लीवर को भी प्रभावित करती है और ब्लड को प्रभावित करती है, इसलिए किडनी को कहा गया कि मदर ऑफ द लीवर, वो सहायता प्रदान करती है। और किडनी इन आप याद रखिएगा, किडनी इन केवल स्प्लीन को छोड़ करके, स्प्लीन इन को छोड़ करके शेष सबको पावर, अपनी शक्ति देती है, नरिशमेंट देती है। अब नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग साइकिल। ये तो क्रिएटिंग साइकिल थी, अब है कंट्रोलिंग साइकिल। हर ऑर्गन को एक दूसरा ऑर्गन जो है एक छोड़ करके एक, जैसे है इसमें दिखाया है, तो वो एक दूसरे को उनको कंट्रोल करता है। वुड टेंड द कंट्रोल अर्थ। जो वुड है वो अर्थ कंट्रोल करता है। अर्थ टेंड द वाटर को कंट्रोल करता है, वाटर अर्थ को कंट्रोल कर। अनीता जी सर, एक मिनट केवल देखिए, हम लोग ये याद रखें, इस कंट्रोल जो साइकिल को, इस साइकिल को अगर हम लोगों ने अपने दिमाग में बैठा लिया तो हमको बहुत सी चीजें बिल्कुल
क्लैरिटी ऑफ विजन रहेगी। हमको इस साइकिल को भूलना नहीं है, इस साइकिल में ही छिपा है रहस्य। नंबर 1 5 केवल है, हम लोग देखते हैं ना 5 ही एलिमेंट है, 5-6 ऊर्जा भले हों अलग से, लेकिन 5 ही एलिमेंट है। और 5 एलिमेंट के आपस में रिलेशनशिप देखिए कितना है, एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं, एक दूसरे के जनक भी हैं, यानी मदर फादर भी है और उसके साथ साथ दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। तो ये रिलेशनशिप है, बस इसको ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तुरंत आप बता देंगे कि वुड किसको कंट्रोल कर रहा है। एक इसमें 5 है, एक को छोड़ दीजिए, दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। अर्थ को देखिए, एक को मेटल को छोड़ दीजिए, उसके बगल वाले को छोड़ दीजिए। तो अगर आपको दिमाग में ये है कि वुड, फिर फायर, फिर अर्थ, फिर मेटल, फिर वाटर, तो आपके दिमाग में पूरा होगा कि क्रिएशन साइकिल में कौन हो गया, पहले वाले मदर होगा, दूसरे वाले कंट्रोल करेगा। फिर इसका देखिए दूसरा वाला जो है, पहले अर्थ जो है मेटल वाले का मदर फादर के रूप में है और उसके दूसरे वाले कंट्रोल कर रहा है। बस ये आपको याद रखना है। जी सर। समझ में नहीं आया सर, क्या? could not follow. अरविंद सर काइंडली रिपीट वर्स ये कंट्रोलिंग साइकिल वाला सर। हाँ ऐसा देखिए, मदर फादर कॉन्सेप्ट पांच हाँ बंद कर लीजिए अपना माइक। पांच जो है ये क्या करते हैं, 5 ही एलिमेंट है। और ये 5 एलिमेंट, पहला तो एलिमेंट हम लोगों ने पहले सुना उसका कैरेक्टर कि वो एक दूसरे के जनक है। कैसे जनक है, मतलब फादर है। कैसे है कि हम लोगों ने कहा कि वुड से फायर बना, फायर से अर्थ बना, अर्थ के अंदर मेटल पाया गया और मेटल मोल्टन रूप में जब निकलता है तो वो तरल के रूप में है, तो इसलिए वाटर का हुआ। वाटर अगर सिंचाई करेंगे तो अल्टीमेटली वुड बनेगा। तो इस रिलेशनशिप में इनको माना गया कि दे आर क्रिएटेड। क्रिएशन साइकिल में आपको हमने देखा कि ऊर्जा कैसे जा रही है, वुड से फायर, फायर से अर्थ, अर्थ से मेटल, मेटल से वाटर, वाटर से वुड। एक तो ये रिलेशनशिप हो गया। दूसरा, इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप ये हुआ कि एक दूसरे कंट्रोलर भी है। तो उसमें हमने देखा कि वुड जो है, वुड का रिलेशनशिप किससे है, फायर से है। तो पहला तो फायर रिलेशनशिप क्या है, मदर फादर का है, यानी वुड जो है फादर है और हमारा फायर जो है वो बेटा है, बेटा बेटी कोई भी है। दूसरा उसके जस्ट बगल में है, उसको ये कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल किस कर रहा है, क्या कर रहा है, ये उसका क्या हुआ, बेटे का, उसके बेटे का अर्थ जो है बेटे का बेटा हुआ। तो यानी वुड जो है दादा हुआ, तो यानी ग्रैंड फादर के रूप में है। तो ग्रैंड फादर कंट्रोल्स ग्रैंडसन, ये रिलेशनशिप बना। ग्रैंड फादर कंट्रोल्स ग्रैंडसन, ये रिलेशनशिप बन गया। तो इस रिलेशनशिप को भूलना नहीं। वुड कंट्रोल्स द अर्थ, यस, वुड कंट्रोल्स द अर्थ, हाँ कंट्रोल द अर्थ। और फिर वो अर्थ ने कंट्रोल किया, अर्थ ने कंट्रोल किया वाटर को, वाटर ने कंट्रोल किया फायर को, फायर ने कंट्रोल कर लिया। तो जो तीर बने हुए हैं ये डायरेक्शन तो इस रूप में है। और ये भूलना नहीं, एक को छोड़ दीजिए, एक तो पहले वाले का तो फादर है, लेकिन दूसरे वाले कंट्रोलर है। कंसेप्ट क्लियर सर। ठीक। अब इसमें ये बताया है कि इसमें ऑर्गन को किस तरह से कंट्रोल साइकिल में देखेंगे। लीवर कंट्रोल द स्टमक एंड स्प्लीन, क्योंकि वुड कंट्रोल अर्थ। तो ये ऑर्गन जो वुड है वो लीवर हो गया और स्टमक अर्थ एंड स्प्लीन अर्थ में हो गया। तो भोजन को पचाने में आमाशय की मदद लीवर करता है। स्प्लीन भोजन का रूपांतरण कर उसे आगे प्रभावित करती है। जब तक लीवर और आमाशय में सामंजस्य है, जब तक लीवर में और स्प्लीन स्टमक में कॉम्बिनेशन प्रॉपर बना हुआ है, तब तक तो पाचन क्रिया अपनी प्रॉपर चलती रहेगी। और अगर लीवर में कोई दिक्कत हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो ये क्रिया जो है, जो पचाने की क्रिया है, वो बाधित होने लगेगी। तो उसमें अपने पचाने की जो भी जितनी भी दिक्कतें वो सब शुरू हो जाएंगी। इसको हम कहते हैं लीवर अटैकिंग स्प्लीन और स्टमक। तो ये जो इसमें एक मतलब इसमें ये दिखाया है कि इस तरह से लीवर अटैक जब कर देता है उसके ऊपर, इस तरह का भी सीन आगे हमको देखने को मिलेगा कि इस तरह भी हो जाती है कि कोई ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पर अटैक करता है। तो वो आगे के चैप्टर में उसको हम पढ़ेंगे। हार्ट कंट्रोल लंग्स, हृदय रक्त को
फेफड़ों में भेजता है। मैडम, चाइनीज सिद्धांत ने ये 300 बीसी के आसपास ये सिद्धांत दिया। ये चाइनीज सिद्धांत है, ये 300 बीसी के आसपास का सिद्धांत है। मॉडर्न साइंस भी कह रही है कि लीवर से एक कोई बाइल जूस निकलता है। आप लोग याद होगा, लीवर से बाइल जूस निकलता है, गॉलब्लैडर में जाता है, स्टोर होता है, कंसंट्रेट होता है, फिर वहां से आता है और पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलता है, और पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलकर के ड्यूडेनम में जाता है। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहीं पर सारा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मेन होता है। यानी ये मॉडर्न साइंस भी वही बात कह रही है जो हम ये पहले चाइनीज कह रहे थे कि लीवर कंट्रोल्स स्टमक एंड स्प्लीन। क्योंकि अगर ये लीवर में ये सब सारी चीज ना हो तो आपका सारा पाचन कार्य जो है प्रभावित हो जाएगा। यही बात कहनी है। अब नेक्स्ट ऑर्गन को हम देखेंगे, हार्ट कंट्रोल लंग्स। हृदय रक्त को फेफड़ों में भेजता है। फेफड़े रक्त को में ऑक्सीजन मिलाकर के उसका शोधन करके रक्त की मात्रा का नियंत्रण कर हृदय करता है। हृदय की मात्रा का नियंत्रण, रक्त की मात्रा का नियंत्रण हृदय करता है। हार्ट गवर्न ब्लड, लंग्स गवर्न की एंड ब्लड नरिशमेंट ईच अदर। तो इस तरह से दोनों ऑर्गन मिलकर के अपना जो रक्त का अपना वर्क है वो पूरा कर रहे हैं। स्प्लीन कंट्रोल द किडनी। स्प्लीन तथा किडनी दोनों शरीर में शारीरिक द्रव्यों का रूपांतरण करते हैं। स्प्लीन द्वारा भेजे गए रूपांतरित द्रव्यों को किडनी परिशोधित करती है तथा अनावश्यक जल तथा केमिकल आदि मूत्र के रूप में निष्कासित कर देती है। तो जो भी स्प्लीन स्टमक में डाइजेशन के बाद जो आगे जो क्रिया होती है और जो वेस्टेज होती है वो किडनी द्वारा मूत्र के रूप में, वाटर के रूप में वो निकाल देती है। लंग्स कंट्रोल द लीवर। लंग्स सेंड डाउनवर्ड, लीवर लंग्स सेंड की डाउनवर्ड। लंग्स जो है वो डाउनवर्ड अपनी की को नीचे की तरफ भेजते हैं और लीवर अपवर्ड ऊपर की तरफ भेजते हैं। इफ लंग्स की डेफिशिएंट कैन बी नॉट गो डाउनवर्ड। अगर लंग्स की डेफिशिएंट हो जाती है और वो नीचे नहीं जा पाती है तो लीवर की रेज हो जाती है, वो बहुत ज्यादा रेज हो जाती है और डेफिशिएंट लंग्स को के ऊपर वो अटैक कर देती है और डेफिशिएंसी लंग्स में राइजिंग लीवर यांग ऑफ द लीवर की स्टैग्नेशन। और इसमें इस तरह की प्रॉब्लम हमको आने लग जाती है कि लीवर की स्टैग्नेट हो जाती है या लीवर यांग राइजिंग हो जाता है और इस तरह से लंग्स उसमें इफेक्टेड होने लग जाते हैं। क्योंकि लंग्स की अगर डाउनवर्ड नहीं आई है और लीवर ने ऊपर की तरफ की को भेज दिया है तो लंग्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स उसमें आने लग जाती है। किडनी कंट्रोल द हार्ट। किडनी एवं हृदय दोनों मिलकर सामंजस्य पूर्ण रूप से काम करते हैं। सर ये लंग्स को टेक ओवर कर लेगी जरा, लंग्स कंट्रोल द लीवर। हाँ, टेक ओवर ही कर लेती है वो। ऐसा देखिए पर इसका पर्पस देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि वो कोई वहां पर एक दूसरे को कंट्रोल बैठा हुआ है। लंग्स कंट्रोल लीवर का अर्थ ये है कि लंग्स की ऊर्जा गई और उसमें अपना मेन एनर्जी उसकी थी वो उसने नीचे भेज दिया। अब लीवर क्या करता है, लीवर की ऊर्जा ऊपर जा रही है मान लीजिए। अब अगर लंग्स की डिफिशिएंट है तो क्या करेगी, अगर ये डिफिशिएंट हो गई, अपनी ताकत इसकी नहीं रही तो लीवर की जाएगी, ऊपर जा रही है और वो कमजोर है तो जो ऊपर वाला कमजोर तो ये क्या करेगी, लीवर चली जाएगी, उसके बियॉन्ड चली जाएगी, अपनी पावर के अपने रास्ते के बियॉन्ड भी चली जाएगी और आपको तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। यानी इस रूप में लंग्स जो है लीवर को कंट्रोल कर रही है कि अगर वो बढ़िया से अपना ऊर्जा रखती है तो लीवर भी अपने आप सुरक्षित रहता है, और अगर लंग्स की कमजोर पड़ गई तो लीवर अनियंत्रित होकर बाहर जाने लगता है। इस रूप में कंट्रोलर है। क्लियर? क्लियर सर, क्लियर सर। ठीक। मैडम प्लीज कम फॉरवर्ड। किडनी कंट्रोल द हार्ट। किडनी एवं हृदय दोनों मिलकर के क्या हुआ, किडनी एवं हृदय मिलकर दोनों, सर प्रॉपर नहीं आ रहा है स्क्रीन शेयर।
अब आया सर, यस। किडनी एवं हृदय दोनों मिलकर सामंजस्य पूर्ण रूप से काम करते हैं तथा स्वास्थ्य को प्रदान करते हैं, क्योंकि एक कोल्ड को कंट्रोल कर रहा है और एक हीट को कंट्रोल कर रहा है। ये दोनों मिलकर के इस तरह से जल और गर्मी का कंट्रोल करते हैं। अगर किडनी हृदय की किडनी हृदय की साइज का कंट्रोल करती है। अगर कार्डियोमेगाली हो जाए तो किडनी का उपचार भी करना चाहिए। किडनी नामक चैप्टर में पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका शॉर्ट नोट के रूप में कभी हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि अगर कभी हृदय का कार्डियोमेगाली का ट्रीटमेंट करना हो तो हमको किडनी का भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। हम लोग बाद में भूल जाएंगे, इसको देख लीजिएगा, ये खेमका साहब ने लिखा हुआ है, इसको हम लोग बाद में भूलने वाले हैं, लेकिन भूलना नहीं है। जब भी हार्ट का हम लोग कभी प्रॉब्लम हो तो हमको हार्ट की साइज के संबंध में किडनी का भी ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसको भूलना नहीं है। इसको शॉर्ट नोट में आप लोग नोट कर लीजिए कहीं, और व्यवस्थित रूप से थोड़ा मोटे उससे लिख लीजिए, लाल पेन से लिख लीजिए, ताकि हमेशा याद रहे कि जब कभी किडनी का, कभी कभी हार्ट का कार्डियोमेगाली का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम लोग भूल जाएंगे किडनी को, हम लोग केवल हार्ट कार्डियोमेगाली का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देंगे। ये बहुत बढ़िया वो है। क्यों? क्योंकि हार्ट और लंग्स और किडनी, हार्ट लंग्स ऊपर है, किडनी नीचे है। देखिए दोनों की पोजीशन क्या है, और पूरा शरीर जो है दोनों का नियंत्रण कर रहे हैं। एक ऊष्मा का नियंत्रण कर रहा है और जल का, दोनों, जल, ऊष्मा और एनर्जी, एक एनर्जी दे रहा है, एक ऊष्मा दे रहा है और एक जल दे रही है। तीनों आपके शरीर में जो आवश्यक तत्व है उनका नियंत्रण कर रहा है। और आगे चल के आप पढ़ेंगे कि किडनी जो है इनहेलिंग का नियंत्रण कर रही है, किडनी और लीवर दोनों, और एक्सहेलिंग का नियंत्रण कर रहे हैं लंग्स और हार्ट। आगे पढ़ने वाले हैं आप लोग, ठीक मैडम। अब नेक्स्ट आता है ओवर एक्टिंग साइकिल एंड ओवर कंट्रोलिंग साइकिल। अब इसमें ये दादा और पोते को बताया है कि जैसे वुड दादा है और कंट्रोल अर्थ को कर रहा है वो, तो ये ओवर कंट्रोल हो गया, वो ज्यादा स्ट्रिक हो जाएगा। अगर मान लो बाबा और पोते को अगर वो बार बार टोक करके इस तरह से उसको रोकेगा और परेशान करेगा तो क्या होगा, पोता डेफिशिएंट हो जाएगा। इसी तरह से इसमें बताया है कि अगर वुड ओवर कंट्रोल अगर अर्थ को करेगी तो अर्थ में स्प्लीन और स्टमक में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। अर्थ कंट्रोल वाटर, वही इसमें होता है कि अर्थ बाबा है जैसे मान लो, और ओवर कंट्रोल वो वाटर को कर रहा है, और अपने जितने भी अवशोषित है वो अगर आगे नहीं भेज पाएगा जैसे स्प्लीन और स्टमक, तो हमें किडनी में प्रॉब्लम, सॉरी उसमें प्रॉब्लम हमको आने लगेगी। वाटर को जैसे कंट्रोल एक्स्ट्रा कर रहा है तो हमें किडनी में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। वाटर कंट्रोल मेटल, तो वाटर जब ज्यादा, बाबा मेटल को जब ज्यादा कंट्रोल करने लग जाएगा, एक मेटल सर फायर का है ना सर, यहाँ पर तो हाँ होना फायर, चाहिए। फायर है, फायर लिख लीजिए हाँ उसको, सर, आप लोग चेंज कर लीजिए, फायर है, हाँ सर वो चेंज किया है सर। चेंज कर लीजिए सब लोग। हाँ, वाटर ओवर कंट्रोल फायर, और अगर वाटर ओवर कंट्रोल करने लगेगी फायर को तो जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम है और उसमें अपने को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसमें हमको फायर की नीड रहती है। अगर ये वीक होगा तो हमको इस तरह की प्रॉब्लम्स जो फायर से रिलेटेड है वो हमको आने लगेगी, क्योंकि उनका बाबा जो है वो जो वाटर है वो ओवर कंट्रोल उनको कर रहा है। मेटल ओवर कंट्रोल वुड, सेम यही इसमें भी बताया है कि जब अगर मेटल जब ज्यादा कंट्रोल करेगा वुड को, विंड को, तो हमें रिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हमको आने लगेंगी। दिस इज अ डिस्ट्रक्शन साइकिल, द एलिमेंट ओवर कंट्रोल बिकम द सेवरली डेफिशिएंट। जो नेक्स्ट जो पोता है वो डेफिशिएंट हो जाएगा, और हमें डेफिशिएंट होने की जो प्रॉब्लम्स है वो हमें उस ऑर्गन के अकॉर्डिंग हमको आने लगेगी। इन सच केस द कंट्रोलर एलिमेंट टू बी द सीडेटेड, हमें उस जो ओवर कंट्रोल कर रहा है हमको वो उस ऑर्गन को अगर हम सीडेट करेंगे तो जो नेक्स्ट जो डेफिशिएंट ऑर्गन है उसमें हमें पावर मिलने लगेगी और हमें जो प्रॉब्लम्स है वो इम्प्रूव होने लग जाएंगी। अब एंटी एक फिर शॉर्ट नोट बनाइए, कभी भी जब भी कभी कोई कंट्रोलर एलिमेंट जो है वो ओवर पावर करने लगे तो गलती सन की, वो पोते की नहीं है, गलती बाबा की है। तो बाबा को सीडेट करना है,
दो तरीके से हो सकता था। पहले हम लोग क्या करें, एक तो हम कर सकते थे कि बाबा को सिडेट करें, या हम कहें कि नहीं पोते को राइज करें। इसमें पहला जो धर्म है, पहला क्योंकि गलती पोते की तो है ही नहीं, गलती डांट रहा है बाबा, बात बात ओवर कंट्रोल कर रहा है, तो पहले बाबा को कंट्रोल कर लीजिए, तो ये धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगर ये कभी जिसकी गलती हो, यानी हमारा देखिए नॉर्मल उसमें सोचिए, और ऐसे आप नोट करेंगे तो आपको हमेशा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा कि जिसकी गलती है पहले उसको करना है। यहाँ बाबा की गलती है तो बाबा को सिलेक्ट कर दीजिए, तो अपने आप बेटा ठीक हो जाए, वो पोता ठीक हो जाएगा। क्लियर? ठीक। म्यूट हैं आप, म्यूट हैं। सॉरी। तो अभी तक तो हमने देखा कि बाबा कंट्रोल ओवर कंट्रोल कर रहा है पोते को, और पोता डेफिशिएंट हो रहा है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पोता उग्र हो जाता है और बाबा के ऊपर वो कंट्रोल करने लग जाता है। तो इसको हम एंटी सब्जुकेशन साइकिल और इंसल्टिंग साइकिल इसको कहते हैं। तो हम देखेंगे वुड, जैसे वुड वुड कंट्रोल करता है अर्थ को, तो उल्टा अगर हो रहा है तो वो दूसरे ऑर्गन की एक तरह से इंसल्ट इसमें दिखाई है कि वो इस तरह से वर्क, मतलब उल्टा वर्क करने लग गया। पोता उस पर ज्यादा अटैक करने लगा और वो ज्यादा उग्र हो गया है। तो हमें ये सब चीज भी देखनी पड़ेगी कि अगर साइकिल उल्टी तो नहीं चल रही। अगर उल्टी चल रही है तो हमको उस तरह से पोते को सिडेट करके और बाबा को टोन करके उस तरह से हमें वर्क करना पड़ेगा। Each element can be in balance 4 ways. The element in axis and overact and the control element. The element is deficient in insulting. हमको ये चारों साइकिल जो अभी हमने पढ़ी है इसमें, इन सब के बारे में इसमें बताया है। हमने ये चारों साइकिल अभी इसमें पढ़ी है ये वाली। अब डिजीज ड्यू टू इनबैलेंस एंड द गैदरिंग जनरेटिंग साइकिल। जनरेटिंग साइकिल में भी एक दो प्रकार के डिस्टर्बेंस होते हैं। द मदर एलिमेंट नॉट नरिश द चाइल्ड। अगर मदर वीक है तो वो बच्चे को नरिशमेंट नहीं दे पा रही है। एक तो ये चीज होती है। एक होता है चाइल्ड एलिमेंट टेकिंग टू मच फ्रॉम द मदर एलिमेंट। दूसरा ये होता है कि बच्चा इतना ज्यादा वो है, उससे ज्यादा एनर्जी ले रहा है मदर से, और मदर पोता वो एग्रेसिव हो रहा है, तो इस तरह से मदर एलिमेंट डेफिशिएंट हो जाएगा। इस तरह या तो वो मदर से ज्यादा एनर्जी ले रहा है या मदर उसको ज्यादा एनर्जी नहीं दे पा रही है। ये दोनों कंडीशन भी इस तरह से इसमें बैलेंस होने लगती है। सर अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है इसमें कल से ले लें सर, ये अधूरा रह जाएगा कुछ नहीं सर, या ले लें? सर मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जिन लोगों के पास सेमेस्टर 2 की टर्टाई 7 है, कृपया उस पेज को खोल के रखें ताकि क्वेश्चन पूछने से पहले उसको खुद समझ लें। ना समझ में आए तब आप सर से पूछें। सर बहुत बढ़िया क्लेरिफाई करते हैं, कृपया। धन्यवाद सर। सर नेक्स्ट अभी आगे बढ़ना है इस टॉपिक में, या अभी? ये तो नहीं आपको पढ़ाना है, आप बताइए। आप कर लेना हो तो कर लीजिए, अभी हम पैक कर देते हैं। तो इसमें है नेक्स्ट लीवर मदर और हार्ट चाइल्ड डिसबैलेंस। लीवर लेना नॉट, है, क्या सर? लेना है आपको? सर आप बताएंगे जैसे कर लेंगे। नहीं, आप हमें नहीं बताना, पढ़ा आप नहीं है, आप बताइए। आपका पूरा आपको कल भी दिया हुआ है, आप चाहें तो लीजिए, चाहे तो आप छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, फिर बाकी का कल ले लेते हैं सर फिर हम। ठीक, ओके। वही तो, ये निर्णय आप ही का होना चाहिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, सच में बहुत अच्छा था। तबियत खराब होने के बावजूद थैंक्स आपको पढ़ा रही है। कह रही थी तबियत खराब है, मैं कहा थोड़ा बहुत पढ़ाइएगा जितना भी संभव हो। हाँ, आपकी आवाज से तो लग रहा था थोड़ा हाँ, हेवी हो गया।
देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कोई ज्ञानी नहीं है, हम लोग सब केवल पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, सारे लोग बैठे हुए पढ़ रहे हैं, और जो जिसके पास है मालूम है वो दूसरे को शेयर कर दे रहा है। बस हम लोग का यही काम है, और ऐसे ही हम लोग का ज्ञान बढ़ता है। शिष्य परंपरा में यही होता है, एक शिष्य दूसरे को बताता है, दूसरे तीसरे को, ऐसे करके पूरा जो है सारे लोग जो है उतने ही योग्य होते हैं। तो ये हम लोग खेमका सर के अगर सपनों को पूरा करना है तो हमको इस ज्ञान को, इस वीडियो को, इस तरह का जो भी ज्ञान आपके पास है उसको शेयर करिए, दूसरे को बताइए। ज्ञान को स्टोर मत रखिए, कोई शरीर स्टोरेज नहीं चाहता है। जब भी शरीर में स्टोरेज होगा तो वो ब्लैक मनी के रूप में होगा, काले धन के रूप में होगा, मोटापा बढ़ेगा, कोई फंक्शन, किसी ऑर्गन का फंक्शन डिस्टर्ब होगा। तो और ज्ञान बांटेंगे तो आपका ब्रेन शार्प होगा, ब्रेन शार्प होगा तो मानसिक बीमारियां कम होंगी, मानसिक बीमारियां कम होंगी तो शारीरिक बीमारियां कम होंगी। आप बिल्कुल सहृदय होंगे, आप उदार होंगे, आप दूसरे की सहायता के लिए तत्पर होंगे, और सब पॉजिटिव थिंकर आप हो जाएंगे। और जब पॉजिटिव थिंकर हो जाएंगे बीमारियां अपने आप ही दूर भागेंगी। तो हम लोग अपने को नहीं ठीक कर रहे हैं, बल्कि अपने घर परिवार को ठीक करेंगे, अपने पास पड़ोस को करेंगे, और हम लोग अल्टीमेट मानवता की सेवा के लिए अपने को तत्पर कर रहे हैं। और यही खेमका सर ने कहा था, किसी रूप में उनके ही वचनों को या उनकी इच्छाओं को या उनके निर्देशों का हम लोग पालन कर रहे हैं। निर्देश क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट का विराम लेते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं। नमस्ते सभी। थैंक यू मैम। नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैम, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया।